उसके बाद मैंने कंप्लीट करवाई है आपको क्लास 11th और 12th की इकोनॉमी और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी की। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि सर पॉलिटी को लेके किस तरीके से हम लोगों को क्लासेस देनी चाहिए। खासकर एनसीईआरटी को लेके कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो टॉपर्स का भी ये मानना है कि क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बोलते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ा-सा इनोवेटिव करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इस वीडियो में आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। बेसिकली मैं 2 आपको बुक्स बताऊँगा। प्लीज़ बात को ज़रा अच्छे से समझिएगा और इसको मैं चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर्ली समझ अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कोई काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनका मेडिकल रहा होता है या फिर उन्होंने कॉमर्स पढ़ा होता है, तो वो क्या होता है कि जब वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं, तो उनको पॉलिटिकल सिस्टम समझ में नहीं आता है। तो उन बच्चों के लिए और वो बच्चे जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, उनके लिए जो है चीज़ें थोड़ी-सी अलग होंगी। अगर आपको लगता है कि सर हमारा पॉलिटी में कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप क्लास 10 की एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स को पढ़ लो। तो चलें शुरू करते हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी की पॉलिटी का, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड कहा जाता है इसको, ये देखिएगा क्लास 10 की। सारी बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो है पावर शेयरिंग। मैंने लेकिन वो छोड़ दिया क्योंकि वो आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। लेकिन क्लास 10 की एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे फेडरलिज्म। जी हाँ, फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कैसे हमारे यहाँ पे पावर को डिवाइड किया जाता है और व्हाई, क्या मानते हैं फेडरल कंट्री क्या होती है? क्या आप जानते हैं कि फेडरलिज्म आया कहाँ से? तो एक बड़ा ही अच्छे 2 पॉइंट आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में से सिर्फ आप इतना ही पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे आप, जिसमें आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया। जी हाँ, डेमोक्रेसी आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र वो बताया जाता है और बहुत बार यूपीएससी डेमोक्रेसी के बारे में सवाल प्रश्न पूछता है। इसमें कुछ पॉइंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्या होती है डेमोक्रेसी? किस तरीके से काम करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? डेवलपमेंट, डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन, आप क्या मानते हैं कि जो लोकतंत्र होता है इसमें किस तरीके की इज्जत लोगों को मिलती है? इसके ऊपर विचार कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि इस पे आप जो है देखेंगे। अगला जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक for UPSC, that is the Indian Constitution at Work. Do remember that this book is very, very much important and you have to go through by page, even you have to complete it by between the line. So for this, the Indian Constitution at Work is very much important. The class 9th, 11th NCERT, important topic we need to discuss. इसको हम पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस बुक को कोई भी स्किप नहीं करेगा, ना ही इसमें से कोई चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। एक-एक करके इस चैप्टर्स की बात करते हैं कि कौन-कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई एंड हाउ, क्यों हमें संविधान चाहिए। आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर जो संविधान लाया गया बी आर अम्बेडकर के द्वारा, इसका क्या फ़ायदा है? व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आपको लगता है कि भारत को संविधान के बिना कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है? हाउ वाज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? किस तरीके से भारत का संविधान बना जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लकीर खिंच गई, यानी कि दोनों पार्टीशन हो गई। तो भारत के लोगों के ऊपर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया? क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है, ये कहाँ-कहाँ से लाया गया है? इसमें आप पढ़ेंगे इंग्लैंड से लाया गया, कनाडा से लाया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड एंड बोरिंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव कौन-सी चीज़ें बनाती हैं? बेटा, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दैट्स व्हाई टॉपिक का नाम ये है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, किस तरीके से। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 इसका है राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के अंदर जो हमारे राइट्स हैं, जिनको अधिकार हिंदी में कहा जाता है, वो कैसे दिए गए हैं। सबसे पहला अधिकार हमें दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले यूपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है, स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां पे आपको अधिकार दिए जाते हैं कि आपको बोलने का हक है, आपको सोचने का हक है, आपको पढ़ने का हक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी, एक-एक करके इन राइट्स के बारे में पढ़िएगा। आर्टिकल साथ में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है नॉन जस्टिबल राइट्स, वो वेरी, वेरी मच इंपॉर्टेंट, और देखिएगा लक्ष्मीकांत की बुक में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद मैंने कहा है R/B, जिसको रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर सरकार हम लोगों के लिए अधिकार देती है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के लिए क्या करते हैं। अगला चैप्टर है फ्रीडम, जिसको कहा जाता है आज़ादी। क्या भारत के लोगों के पास आज़ादी है, जिसको कहा जाता है आइडिया ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज़ फ्रीडम? आज़ादी को क्या कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि हार्म प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ डू रिमेंबर।
एक माइंड मैप के थ्रू चलेंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी जो कि बहुत ही बल्कि है। बट अगर आपने यहाँ से टॉपिक क्लियर नहीं किए, तो आपको लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आएगी। और मैं बता देता हूँ जिन्होंने भी आईएएस क्वालीफाई किया है वो हमेशा इस किताब के बारे में कहते हैं। रीज़न उसके पीछे है कि ये बुक बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में लिखी गई है और आप जैसे ही इसको पढ़ेंगे बेटा यकीन मानिए बहुत ईज़ी से समझ में आ जाएगा। जहाँ कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे आप फ़ॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे यूपीएससी हिस्ट्री गुरु के नाम से है। यदि अगर वहाँ पे नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फ़ेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी यही ख़्वाहिश है कि आपको हर जगह जहाँ पे भी कहीं दिक्कत आए मैं आपकी मदद कर लूँ। आइए अगली बात करते हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है, उसकी अथॉरिटी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो बदल दिए गए। अभी देखिएगा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। इलेक्शन और डेमोक्रेसी का क्या लेन-देन है? भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की अथॉरिटी क्या है? भाई एक बार बन जाए तो क्या होता है? कितने सालों के लिए होता है? सर ये किस तरीके से घोषित करता है? इसके अंदर कितने ऑफ़िसर आते हैं? पोलिंग बूथ कैसे क्रिएट किए जाते हैं? वोटिंग लिस्ट कैसे तैयार की जाती है? ये इलेक्शन डेट कैसे जो है बनाई जाती है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को किस तरीके से रिप्रेज़ेंट किया जाता है? आगे टॉपिक है इक्वालिटी आप सब जानते हैं समानताओं की बात की जाती है। हम जानते हैं कि अगर इस देश में रहना है हम सबको इक्वल राइट देने जिसमें राजनीति राइट जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल इक्वालिटी कहते हैं, सोशल इक्वालिटी हिंदी में इसको सामाजिक समानता कहते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी इन इंग्लिश इन हिंदी इसको कहेंगे कि आप लोगों की आर्थिक तौर पे हम लोग किस तरीके सारे लोगों को मिल-जुल के चलना पड़ेगा, गरीबी और अमीरी को खत्म करना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि हम इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं? व्हाट डज़ इक्वालिटी मैटर? क्या आपको लगता है भारत के अंदर इक्वालिटी कोई मैटर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से लगा के जोड़ दीजिएगा। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव आप सब जानते हैं जो हमारा जुडिशियल सिस्टम चलता है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है? भारत के अंदर पार्लियामेंटेरियन एग्जीक्यूटिव चलता है। भाई याद करिएगा कितने टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं? प्लीज़ ये मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे लिए है दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है लेजिस्लेटर और सोशल जस्टिस। आज बात करते हैं सोशल जस्टिस की। क्या आप जानते हैं कि जब भी हमें इंसाफ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हमेशा कोर्ट की ओर जाते हैं। उसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। एक बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं जिनका नाम जॉन रॉस रहा है। उन्होंने कहा था कि जस्टिस कैसे मिलता है। आज का जस्टिस जब हम भारत की बात करते हैं, मैंने जब ऑलरेडी एक क्लास भी ली थी, मैंने उसमें भी कहा था, क्या आप मानते हैं कि भारत में हर किसी को इंसाफ मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो उसका क्या कारण है? प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर। अगला टॉपिक लेजिस्लेचर। क्या आप जानते हैं जो कानून तैयार किए जाते हैं वो लेजिस्लेचर के थ्रू तैयार किए जाते हैं। इसमें मेजॉरिटी देखी जाती है। राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस की बात की जाती है। ये जो हमारे कानून पास किए जाते हैं किस तरीके से पास किए जाते हैं। बिल कैसे पास होती है इम्पोर्टेंट है, अगर बिल ही पास नहीं होगी तो कानून नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। राइट्स, अधिकार, काइंड्स ऑफ राइट। क्या आप जानते हैं आपके पास कितने राइट्स हैं? राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई राइट ले लिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद जुडिशरी। जुडिशरी की जब मैं बात करता हूं तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? क्या आप जानते हैं जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है? जज कितने साल के लिए बनता है? क्या आप जानते हैं कि जब को जज को हमें चुनना पड़ता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही अथॉरिटी होती है कि उसको अपॉइंट करेगा और एक बार अपॉइंट करेगा तो रिमूव नहीं कर पाएगा। उसके लिए भी अगर रिमूव करना है तो मेजॉरिटी लानी पड़ेगी। और जुडिशरी और पार्लियामेंट, क्या आप मानते हैं कि हमारे भारत के अंदर जज के बिना, जुडिशरी के बिना पार्लियामेंट नहीं चल सकता और पार्लियामेंट के बिना जुडिशरी नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट को एक अथॉरिटी दी जाती है। हमारे जितने भी बड़े मसले हैं जो लोकल कोर्ट से जुडिशरी तक जाते हैं यानी कि जज तक जाते हैं और वहां पे फैसला होता है। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि रिसेंटली कितने कितने फैसले हुए। और इस बार याद रखिएगा करंट अफेयर्स में भी है क्योंकि अभी अभी हमारे यहाँ पे जुडिशरी में कोई चेंज भी लाई गई है। अगला कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप। याद करिएगा कि भारत के अंदर रिसेंटली सिटीजनशिप को ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई। कहा गया कि लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, बांग्लादेश वगैरह इन सारी चीज़ों की बात हुई। आसाम के ऊपर बहुत ज़्यादा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाई गई। सिटीजन और नेशन क्या होता है? क्या भारत जो है, देश जो है वो लोगों से बनता है? ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होती है? तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो पूरी दुनिया में रहते हैं उनको ग्लोबल कहते हैं। यूनिवर्सल सिटीजनशिप सर क्या होती है? इक्वल एंड फुल मेंबरशिप क्या होती है? क्या आप लोग ग्लोबल सिटीजनशिप में आते हैं? तो प्लीज़ इस बुक को पढ़िएगा और यहाँ से भी यूपीएससी आपको सवाल पूछेगा। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट लोकल गवर्नमेंट। गांधी जी ने अपनी एक प्यारी बुक जो उन्होंने लिखी थी जिस बुक का नाम था एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। उसमें वो कहते हैं कि यदि अगर भारत को कामयाब होना है,
तो भारत के गाँव जब तक विकसित नहीं होंगे, तब तक भारत कभी भी कामयाब नहीं होगा। इस बात से ये संपूर्ण तरीके से पता चलता है कि यदि अगर आप भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो गाँव के लोगों को आगे ले जाना पड़ेगा। अभी अगर हाल-फिलहाल की ही चर्चा में अगर देखेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि किसी तरीके से गाँव के अंदर लोगों को हर वो चीज़ दी जाए, जो वो चाहते हैं, जिसमें वो कृषि करते हैं, जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं, उसके बाद सामाजिक चीज़ें, पंचायत हो गई, इन चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में लाया। उसके बाद आपको याद है कि नल से जल अभी-अभी स्कीम लॉन्च की गई, जहाँ पे ये कहा गया कि जो औरतें गाँव की हैं, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, हर घर में नल लगेगा। उसके बाद आपको याद होगा कि हमने चूल्हे क्योंकि उससे हमें ये पता था कि औरतों के जो हैं चेस्ट खराब होते हैं, तो भारत सरकार ने उनके वो ये गैस सिलेंडर्स जिसको सीएनजी वगैरह इश्यूज़ करवा दिए गए। तो आपको नहीं लगता है कि भारत जो है वो इस समय कोशिश कर रहा है कि गाँव के अंदर किसी तरीके से डेवलपमेंट लाई जाए? अब जब आप सब जानते हैं कि कोविड-19 आ चुका है, सब लोग अपने-अपने गाँव की ओर चले गए। ये एक अच्छा मौका है कि भारत की सरकार गाँव को विकसित कर ले ताकि लोग गाँव के ही अंदर अपने काम कर सकें। सबसे पहली चीज़ अगर गाँव के अंदर विकसित करना है, तो इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया था। आपको सबको याद होगा 73 अमेंडमेंट की बात की गई है, जहाँ पे पंचायत सिस्टम की बात की गई है। 74 अमेंडमेंट की बात की गई है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पंचायत कैसे फंक्शन करता है? सरपंच कौन होता है? पंचों का क्या काम होता है? अगर आप देखेंगे तो ये ही वो लोग होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं। इनका सबसे बड़ा काम होता है कि जो गंदगी, सैनिटेशन, हाइजीन, वहाँ के जो छोटे-मोटे मसले हैं उनको सुलझाना और 2 इम्पोर्टेंट चीज़, क्या इस पंचायत के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जोड़ा जाता है? क्या वुमेन्स को जोड़ा जाता है? क्या पंचायत अपने फैसले सही कर पाती है? इन सारी चीज़ों का अगर हम देखें तो विश्लेषण करने पे ये पता चलता है कि अभी तक पंचायत इफ़ेक्टिव नहीं हो पाई। क्या हमने पंचायतों को वो पावर दे दिया? उसके बाद फंड, उन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए। अगली चीज़, क्या आप जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जब तक प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, जब तक पंचायत लोग सब तक सही से काम नहीं करेंगे, भारत की कोई भी गवर्नमेंट सही से नहीं चलेगी। तो इसको मैं ऐसे कहता हूँ, लोकल गवर्नमेंट, कम टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड कम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी भारत विकसित होगा। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर तरह के धर्म के लोग पाए जाते हैं। इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, सिखिज़्म हो गया, हर तरह का। ये एक ऐसा देश है दुनिया का जिसमें सब तरह के जो है धर्म पाए जाते हैं। भारत के अंदर अगर आप पता करेंगे तो ये पहले से एक सेक्युलर कंट्री रही है। इस सेक्युलर कंट्री का सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज़ सेक्युलरिज़्म सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि भारत का संविधान जो है वो सेक्युलर है? क्या आज जो लड़ाइयाँ हिंदू मुस्लिम्स के बीच में हो रही हैं, कहीं हमारे सेक्युलरिज़्म पे इफ़ेक्ट पड़ा? आपको याद होगा कि यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन 2019 का और 2018 का आप पेपर उठा के देखें, यकीन माने यहाँ से सवाल यूपीएससी पूछ चुका है। 15 मार्क्स आपके हाथ में है, यदि अगर आपको ये बात समझ में आती है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कहता है कि इंडिया का सेक्युलरिज़्म और वेस्टर्न का सेक्युलरिज़्म बड़ा अलग है। यानी अमेरिका में भी कहते हैं वो लोग कि हम जो है धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते। क्या भारत के अंदर अब इम्पोर्टेंस आ चुकी है, इसको देखना पड़ेगा। और इंडिया के ऊपर के क्रिटिसिज़्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज़्म, क्या आप मानते हैं कि हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं इंडियन के सेक्युलरिज़्म को? सोचिएगा। अगला टॉपिक आप देखिएगा, तो इस सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपके पास इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप लक्ष्मीकांत को बहुत ईज़िली कर सकते हैं। बेटा हाँ, लक्ष्मीकांत जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको बाइबल ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम अगर आईएएस ऑफिसर बनना है, डीसी बनना है भाई, तो याद रखिएगा इस बुक के बिना नहीं बन पाएँगे। लेकिन ये बुक तभी आपको समझ में आएगी, जो टॉपिक मैंने आपको बताए उनको पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ जो टॉपिक मैंने आपको बताए उनको रैपिड फायर में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। छोटे-छोटे नोट बनाने की कोशिश कीजिएगा, माइंड मैप। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे नोट्स भी सेंड करेंगे। आपके नोट्स से एक फ़ायदा ये होता है कि जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, उनको पहुँच जाती है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो-जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, यदि अगर आपने छोड़े हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई, इसके बिना कोई भी और अल्टरनेट नहीं है। लेकिन ऐसी गलती मत करना कि सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ी और लक्ष्मीकांत छोड़ दी। इससे आप लक्ष्मीकांत को सही से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज भी सुहेल तुर्की ने आपको कुछ नई चीज़ दी होगी, मुझे उम्मीद है। आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख के भेजेंगे और बहुत अच्छा भी आपको लगा होगा। अभी हम पॉलिटी खत्म कर चुके हैं। कल आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ जियोग्राफी की इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में, कौन-सी किताबें महत्वपूर्ण हैं। आप रैपिड फायर में इनको कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। घर में रहिए, सतर्क रहिए और अपने माता-पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वही सही मार्ग दिखाने वाले हैं आपको। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।